वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे जावास्क्रिप्ट के ट्रिकी इंटरव्यू क्वेश्चंस जो मोस्टली कंपनीज में पूछे जाते हैं। सो हियर इज द लिस्ट ऑफ सम जावास्क्रिप्ट टॉपिक्स एंड वी विल सॉल्व कोडिंग प्रॉब्लम्स ऑन ईच टॉपिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इक्वलिटी कंपैरिजन पे। एक वेरिएबल बनाया वैल और एक ऑब्जेक्ट है यूजर नाम का, उसमें एक प्रॉपर्टी है नेम, और सिंपल कंसोल कराया कंसोल डॉट लॉग यूजर डबल इक्वल्स टू वैल्यू। तो अभी करंटली देखें तो इसका जो आउटपुट है वो फॉल्स आएगा। इसको मैं रन करता हूँ, इसका फॉल्स आ गया आउटपुट। क्वेश्चन ये है कि हाउ टू मॉडिफाई यूजर ऑब्जेक्ट सो दैट द रिस्पॉन्स विल बी ट्रू। तो मुझे यूजर ऑब्जेक्ट में कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन करनी है कि अगर मैं इसको कंसोल करूं तो ट्रू आना चाहिए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन ना इक्वलिटी कंपैरिजन पे बेस्ड है। तो होता क्या है, दो तरह के कंपैरिजन होते हैं। एक होता है इक्वलिटी कंपैरिजन डबल इक्वल टू से, और एक होता है स्ट्रिक्ट कंपैरिजन जहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू लगाते हैं, है ना। तो जब डबल इक्वल टू का हम यूज करते हैं तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, कंपैरिजन करने से पहले टाइप कोरिजन करता है। और ट्रिपल इक्वल टू के अंदर क्या होता है, ट्रिपल जब हम ट्रिपल कंपैरिजन करते हैं तो पहले टाइप उनका कंपेयर होता है, फिर बाद में वैल्यू कंपेयर होती है। तो इस वाले केस में डबल कंपैरिजन हो रहा है, डबल इक्वल टू का यूज करके हम कंपेयर कर रहे हैं, तो टाइप कोरिजन होगा। तो टाइप कोरिजन का मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहां पे आपको पता लग जाएगा, वहां पे सब देखना कि टाइप कोरिजन कैसे होता है। तो इस वाले केस में जो पहला ऑपरेंड है वो है ऑब्जेक्ट, और जो दूसरा ऑपरेंड है वो है वैल्यू जो कि एक नंबर है। तो टाइप कोरिजन कैसे करेगा कि अगर पहला ऑपरेंड ऑब्जेक्ट होता है तो वो जावास्क्रिप्ट जो है कंपेयर करने से पहले उस ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में कन्वर्ट करेगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो प्रिमिटिव में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हो गया कि उस ऑब्जेक्ट का टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगा कंपेयर से पहले। देखो सिंपल मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ यूजर डॉट टू स्ट्रिंग। अगर मैं इसको सिंपल प्रिंट करूं तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ गया, ये एक ऑब्जेक्ट आ गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जावास्क्रिप्ट जो है कैसे कंपेयर करेगा, यहाँ पे ये कॉपी किया मैंने इस तरीके से, और अभी भी ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है और ये एक नंबर है वन, और सीधा सा दिख रहा है कि ये नॉट इक्वल है। तो हम ऐसा क्या करें कि ये दोनों ट्रू हो जाए। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड कॉल करेंगे, एक मेथड बनाएंगे टू स्ट्रिंग नाम का, क्रिएट करेंगे टू स्ट्रिंग नाम का। सिंपल सा ये हमने टू स्ट्रिंग को ओवरराइड कर दिया। तो अब क्या होगा कि ये जो टू स्ट्रिंग है, यूजर पे जब टू स्ट्रिंग कॉल होगा तो इसका जो पेरेंट मेथड है वो कॉल नहीं होगा, ये ओवरराइडेड मेथड कॉल होगा। अब इसमें मैं रिटर्न कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। तो इसमें मैं रिटर्न कर देता हूँ वन, क्योंकि मैं वन से कंपेयर कर रहा हूँ, वैल्यू इक्वल टू वन। तो मैंने सिंपल वन कंपेयर वन रिटर्न कर दिया यहाँ पे। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं, देखना इस वाले का आउटपुट क्या आएगा और इस वाले का। यहाँ पे वापस मैं यूजर कर देता हूँ, देखो। तो यूजर डॉट टू स्ट्रिंग जब कॉल हुआ तो सिंपल वन आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, और वन किससे कंपेयर हो जाएगा, वन से। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आउटपुट ट्रू आ गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डॉट मल्टीप्लाई एंड दीज आर द सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स। तो क्वेश्चन क्या है कि एक नंबर पे एक मल्टीप्लाई मेथड है और उसमें मैंने तीन पैरामीटर्स पास किए। ये तीन पैरामीटर्स क्या है, एक साथ पास नहीं करे, ये सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स है, मीन्स करिंग। तो इसका जो आउटपुट आना चाहिए वो ये आना चाहिए, डॉट टू डॉट मल्टीप्लाई विथ टू मल्टीप्लाई विथ फोर एंड मल्टीप्लाई विथ फाइव, टू इंटू फोर इंटू फाइव, इट मीन्स 80। तो मैं एक मेथड तो मैं एक मल्टीप्लाई नाम का मेथड क्रिएट करना है जो मैं नंबर पे अप्लाई करूं। तो कैसे करेंगे इसको, देखो सबसे पहले जो मल्टीप्लाई मेथड है वो मुझे नंबर पे क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम प्रोटोटाइप्स का यूज करेंगे। तो नंबर लिखा, इस पे एक प्रॉपर्टी होती है प्रोटोटाइप, और उसमें मैंने मल्टीप्लाई नाम का एक मेथड बनाया। और ये जो मेथड है ये सिंपल मेथड नहीं है, ये करिंग फंक्शन है। करिंग फंक्शन क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, वी हैव टू क्रिएट अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। तो पहला एक फंक्शन बनाया मैंने, उसमें एक पैरामीटर पास कर दिया ए, इसमें एक रिटर्न किया, और वो जो रिटर्न किया वो भी एक फंक्शन होगा, उसमें एक पैरामीटर पास किया बी। अब इस फंक्शन के अंदर दोबारा एक फंक्शन रिटर्न किया, उसमें एक पैरामीटर पास किया सी। तो ये हो गया करिंग फंक्शन। और इस फंक्शन का जो लॉजिक है वो है मल्टीप्लाई। तो मैं सिंपल सा इन पैरामीटर्स को रिटर्न कर दूंगा, मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दूंगा। और एक चीज और, ये जो मल्टीप्लाई मेथड है एक नंबर पे कॉल किया है, तो यहाँ पे जो दिस होगा वो इस नंबर को पॉइंट करेगा।
तो नंबर लिया और इसमें दिस पास कर दिया। दिस जो है उस नंबर को पॉइंट करेगा जिस नंबर पर मैं ये मल्टीप्लाई मेथड कॉल कर रहा हूं। अब इस नंबर की मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा ए से, बी से एंड सी से। ठीक है, तो एक मल्टीप्लाई नाम का मेथड क्रिएट हो गया जो वो 3 पैरामीटर लेगा विद अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। ठीक है ना। अब मैं इसको कॉल करता हूँ। अब कोई भी एक नंबर लो, 2 डॉट मल्टीप्लाई, है ना, क्योंकि अब ये मल्टीप्लाई मेथड जो है इस नंबर पे अवेलेबल है क्योंकि मैं यहाँ पे क्रिएट कर चुका हूँ। और इस मल्टीप्लाई मेथड के अंदर मैं पैरामीटर्स ऐसे पास कर सकता हूँ। यहाँ पे कुछ भी पास करूँ। पहला पैरामीटर 2 हो गया, दूसरा 4 हो गया और तीसरा 5 हो गया। अब इसको रन करते हैं, सिंपल कंसोल करवाता हूँ इसको मैं। इसका आउटपुट चेक करते हैं। अच्छा, ये ऊपर वाला अनकमेंट करता हूँ पहले। ये देखो, ये 80 का आउटपुट आ गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये काफी बार पूछ सकते हैं इंटरव्यूज, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है शेडोइंग और होइस्टिंग पे। क्वेश्चन है, एक वेरिएबल है टेस्ट और एक फंक्शन है फंक्शन होइस्टिंग। इस फंक्शन के अंदर फिर से एक फंक्शन है टेस्ट और एक ग्लोबल वेरिएबल है टेस्ट इक्वल टू 10। इसको मैंने फंक्शन को कॉल किया है और सिंपल कंसोल बताना है कि टेस्ट की वैल्यू क्या होगी। तो ये शेडोइंग क्या होती है? सबसे पहले जब हम रन करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा फंक्शन होइस्टिंग। तो जब फंक्शन कॉल होगा ये वाला, जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो इसका एक अपना एक अलग स्कोप बनेगा। और होइस्टिंग की वजह से इसके अंदर जो फंक्शन है टेस्ट नाम का, तो होइस्टिंग क्या करेगा, एक वेरिएबल क्रिएट करेगा, एक लोकल वेरिएबल क्रिएट करेगा टेस्ट नाम का। ऐसे जैसे एक वेरिएबल क्रिएट होगा टेस्ट नाम का, है ना। और इसके एक नीचे एक ग्लोबल वेरिएबल है टेस्ट। तो शेडोइंग क्या होती है कि किसी फंक्शन के स्कोप में अगर कोई लोकल वेरिएबल है और अगर उस लोकल वेरिएबल का नाम आउटर स्कोप के किसी लोकल वेरिएबल से मैच हो जाता है, तो वो जो आउटर स्कोप का जो वेरिएबल है वो हाइड हो जाता है। आई रिपीट, कि किसी फंक्शन के अंदर अगर कोई वेरिएबल है, कोई लोकल वेरिएबल है, उस लोकल वेरिएबल का नाम अगर आउटर स्कोप के किसी वेरिएबल से मैच हो जाता है, तो जो आउटर स्कोप का जो वेरिएबल है वो हाइड हो जाता है। इसी को ही शेडोइंग बोलते हैं, है ना। तो इस वाले केस में क्या हुआ, तो जो लोकल होस्टिंग ने जो फंक्शन टेस्ट है उसने लोकल वेरिएबल क्रिएट कर दिया टेस्ट नाम का, और ये जो टेस्ट नाम है ये आउटर स्कोप के वेरिएबल से मैच हो गया। तो ये जो ऊपर वाला जो ग्लोबल आउटर स्कोप का जो वेरिएबल है ये क्या है, हाइड हो गया। हाइड होने का मतलब क्या हुआ, जो ये ग्लोबल वेरिएबल है ना, अब ये ग्लोबल वेरिएबल इस आउटर स्कोप के वेरिएबल का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, यानी कि इसको कोई कुछ, इसकी जो टेस्ट की जो वैल्यू 1 है वो 1 ही रहेगी, इसमें 10 नहीं जाएगी इस वाले केस में, है ना। तो अब जो जो भी ये काम करेगा ये अपने अपने इनर स्कोप, इस फंक्शन के स्कोप में काम करेगा। कैसे काम करेगा, तो होस्टिंग की वजह से क्या हुआ था, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट हो गया था, एक वेरिएबल बन गया था टेस्ट नाम का। ऐसे इस तरह का वेरिएबल बन गया था। अब इसके अंदर एक और ग्लोबल वेरिएबल 10। अब ये जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, ये जो टेस्ट नाम का जो वेरिएबल है जिसमें फंक्शन असाइन है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, 10 असाइन हो जाएगा। अब क्या होगा, जो ये वेरिएबल है टेस्ट, इसकी जो वैल्यू फंक्शन थी पहले वो क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो फाइनल कुछ ऐसा दिखेगा, ये टेस्ट हो गया। तो इसका कुछ नहीं हुआ। तो जब मैं इसको कंसोल करूंगा, कंसोल डॉट लॉग टेस्ट, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इसको वापस मैं उसी फॉर्म में ले आता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अगर मान लो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, टेस्ट को फंक्शन को कमेंट कर दिया। अब इस वाले केस में क्या हुआ, इस फंक्शन के स्कोप में जो टेस्ट वेरिएबल था, अब कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा और ये है ग्लोबल वेरिएबल। अब कोई शेडोइंग नहीं चलेगी। अब ये ग्लोबल वेरिएबल क्या देखेगा कि इसके स्कोप में तो कोई वेरिएबल है ही नहीं टेस्ट नाम का जिसको ओवरराइड कर सके। तो ये क्या करेगा, तो अपने आउटर स्कोप में जाएगा और ढूंढेगा कि कोई इसके नाम का मैचिंग वेरिएबल है, वो है टेस्ट ऑलरेडी। तो इसकी जो वैल्यू 1 है उसको 10 मिल जाएगी, है ना। तो इसको अगर मैं रन करूंगा तो यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी होस्टिंग पे बेस्ड है। एक फंक्शन है एग्जाम्पल और ये उसका पूरा लॉजिक है और सिंपली इसको कॉल किया।
आउटपुट बताना है कि इस वाले का आउटपुट क्या आएगा और इस वाले का आउटपुट क्या आएगा। तो कैसे करेंगे इसको? तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी कोई फंक्शन होता है तो होस्टिंग होती है। तो एक होस्टिंग क्या होता है, एक तरह का। तो जावास्क्रिप्ट क्या होता है कि कोड रन करने से पहले जितने भी वेरिएबल्स और फंक्शंस होते हैं उन सबको एक मेमोरी प्रोवाइड कराता है, इसी को होस्टिंग बोलते हैं। तो ये जो फंक्शन कॉल होगा, इस फंक्शन का एक अपना स्कोप है। तो ये फंक्शन रन होने से पहले क्या होगा, इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं और फंक्शंस हैं वो क्या हो जाएंगे, टॉप पे आ जाएंगे। टॉप पे आने का मतलब क्या हो गया, जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबको एक मेमोरी प्रोवाइड हो जाएगी, एक वेरिएबल प्रोवाइड हो जाएगा। जैसे कि एक वेरिएबल ये एक्स है, तो ये सबसे टॉप पे आ जाएगा। और टॉप पे कैसे आएगा, ये ऐसे हो जाएगा, बैक एक्स, ये वेरिएबल ऊपर एक्स आ गया, ऊपर सबसे ऊपर आ गया। और इसको एक मेमोरी मिल गई, एक वेरिएबल मिल गया जो कि होगा अनडिफाइंड, एक स्पेशल कीवर्ड रहेगा वो रहेगा अनडिफाइंड। ये हो गया, है ना। ये होस्टिंग की वजह से हुआ। और यहाँ से ये वैर हट जाएगा और सिंपली नीचे एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये होस्टिंग की वजह से क्या हुआ, वेरिएबल एक्स ऊपर चला गया और उस वेरिएबल को एक स्पेशल कीवर्ड मिल गया अनडिफाइंड। तो ये होस्टिंग की वजह से हुआ। तो फाइनली जब जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम रन होगा तो ये ऐसे दिखेगा ये वाला। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। तो फोर तो वेरिएबल एक्स की वैल्यू कितनी है, अनडिफाइंड, और कंसोल डॉट लॉग एक्स। तो जब ये कंसोल वाली कमांड चलेगी तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या प्रिंट होगी, आएगी अनडिफाइंड आएगी, है ना। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ के अंदर क्या है, नॉट ऑपरेटर एक्स। एक्स क्या है, अनडिफाइंड, और उसके आगे नॉट लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू मीन्स कि इफ का जो लॉजिक है वो चलेगा अंदर। तो जो वेरिएबल एक्स था उस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, है ना। अब नीचे क्या है, कंसोल डॉट लॉग एक्स। अब एक्स की वैल्यू 5 हो चुकी है, तो ये क्या प्रिंट हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। तो इसको रन करते हैं एक बारी। तो पहला क्या आ गया, अनडिफाइंड आ गया होस्टिंग की वजह से, और सेकंड वाला क्या आ गया, 5 आ गया, है ना। तो फाइनली क्या हुआ, अगर इसको वापस मैं इस फॉर्म में ले आता हूँ तो इसको मैं रन करूंगा फाइनली, तो ये वाला आउटपुट आ गया। फर्स्ट वाले का अनडिफाइंड आ गया और सेकंड वाले का 5 आ गया, ठीक है। सिमिलरली नीचे वाला क्वेश्चन है, ये आप सभी के लिए। इसका जरा आउटपुट बताना क्या आएगा, कमेंट में जरूर बताना इसका आउटपुट क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस कीवर्ड पे। एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है काउंट और एक फंक्शन है इंक्रीमेंट। उसके अंदर फिर एक मेथड कॉल किया सेट इंटरवल, और उसके अंदर सिंपली दिस डॉट काउंट प्लस प्लस किया और कंसोल कराया उसको, और उसका इंटरवल सेट कर दिया 1000। फिर इसको मैंने कॉल किया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट इंक्रीमेंट से। तो इसका आउटपुट बताना है, इसका आउटपुट क्या आएगा। देखो, सबसे पहले क्या होता है, जो दिस कीवर्ड होता है वो क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है कि उस फंक्शन को किस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू कॉल किया गया हुआ है। तो मैंने इंक्रीमेंट मेथड कॉल किया हुआ है, इसके अंदर जो दिस है, इसके अंदर जो दिस है वो किसको पॉइंट करेगा, ये वाला जो इंक्रीमेंट मेथड है ये ऑब्जेक्ट डॉट डॉट ऑपरेटर का यूज करके कॉल हुआ है, और इसका जो कॉन्टेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। तो यानी कि इसके अंदर जो दिस है वो किसको पॉइंट करेगा, ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। दिस पॉइंट्स टू ओबीजे, यानी कि ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, इसको पॉइंट करेगा। अब इसके अंदर एक मेथड है सेट इंटरवल। सेट इंटरवल के अंदर ये एक होता है कॉल बैक, और सेकंड पैरामीटर होता है टाइमर, कि कितने के इंटरवल्स, कि किस इंटरवल के अंदर मुझे ये फंक्शन चलाना है, तो इसको कॉल बैक बोलते हैं। अब कॉल बैक दो तरह के हो सकते हैं, एक नॉर्मल फंक्शंस और एक एरो फंक्शंस। तो इस वाले केस में क्या है, ये नॉर्मल फंक्शन है। तो हमेशा याद रखना कि जो भी वेब एपीआई है, सेट इंटरवल सेट टाइम आउट, उसके अंदर जो कॉल बैक होती है वो क्या होती है, डायरेक्ट कॉल होती है हमेशा। डायरेक्ट कॉल करने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी फंक्शन को, ये नॉर्मल फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, कि कोई भी नॉर्मल फंक्शन अगर डायरेक्ट कॉल होता है तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो होता है ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर जो दिस है वो हमेशा विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। तो इस वाले केस में क्या है, सेट इंटरवल के अंदर जो कॉल बैक है वो है नॉर्मल फंक्शन, और ये कॉल बैक है, और ये जो कॉल बैक है डायरेक्ट कॉल हुई है। तो इसके अंदर जो दिस है ये क्या पॉइंट करेगा, ये हमेशा विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, ना कि इस वाले ऑब्जेक्ट को, है ना। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट इंक्रीमेंट को रन करता हूँ, तो इस सेट इंटरवल में सीधी सी बात है, इसके अंदर जो कॉल बैक है और इसके अंदर जो दिस है वो किसको पॉइंट करेगा, विंडो ऑब्जेक्ट को। और विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर काउंट है ही नहीं, तो ये क्या क्या, इसको देखते हैं भाई क्या प्रिंट करेगा। यहाँ पे प्रिंट कर रहा नैन, नॉट अ नंबर, क्योंकि काउंट है ही नहीं विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर। तो सिंपली क्या प्रिंट कर दिया, नैन प्रिंट कर दिया। अगर मैं इसी को यहाँ पे वेर काउंट नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ और उसको 0 देता हूँ, अब देखते हैं क्या देता है ये। देखो अब ये 1 से स्टार्ट कर दिया, +1 +2 +3, क्योंकि विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने काउंट डाल दिया। अच्छा, अब बात करते हैं
इसको मैं हटाता हूँ वापस। अगर इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ नॉर्मल फंक्शंस के अंदर, एरो फंक्शंस के अंदर, इस तरीके से, अब क्या हुआ, अब ये जो कॉल बैक है, अब ये कॉल बैक क्या है, नॉर्मल फंक्शन ना होने की बजाय एरो फंक्शन है। अब एरो फंक्शन के अंदर जो दिस होता है उसका अपना कोई वजूद नहीं होता। वो क्या करता है, वो जिस भी फंक्शन के अंदर होता है उसका जो पेरेंट फंक्शन होता है तो वो वहां से उठाता है दिस, है ना। अब इसका जो पेरेंट फंक्शन है, इस एरो फंक्शन का जो पेरेंट फंक्शन है वो कौन है, ये वाला फंक्शन, यानी कि इंक्रीमेंट फंक्शन। अब ये इंक्रीमेंट फंक्शन किस कॉन्टेक्स्ट से कॉल हुआ है, ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट से कॉल हुआ है, तो इसके अंदर जो दिस है वही दिस, ये वाला दिस है ना। तो इसको अगर मैं रन करूं तो ये वाला जो दिस है वो इस ऑब्जेक्ट के दिस को पॉइंट करेगा। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर काउंट ऑलरेडी है, तो ये काउंट क्या है, यहां से जीरो से होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको एक बार देखते हैं, देखो हो गया ना, 1 2 3। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दिस कीवर्ड के बारे में और ज्यादा डिटेल कॉन्सेप्ट चाहिए तो मेरी एक वीडियो है, उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा, अब वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। उसमें कंप्लीट समझा रखा है कि दिस कीवर्ड कैसे बिहेव करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेंड्स कंपैरिजन पे। एक क्वेश्चन ये है जहाँ पे कंसोल किया है 1 <2 <3, इसका आउटपुट बताना है। और नेक्स्ट है 3 <2 <1, इसका आउटपुट बताना है। तो जब भी हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं तो सबसे पहली बात तो याद रखो, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कंपैरिजन होता है ऑपरेंड्स का वो लेफ्ट एसोसिएटिव होता है। तो इस वाले क्वेश्चन को लेके चलते हैं पहले। लेफ्ट लेफ्ट एसोसिएटिव का मतलब क्या हो गया कि जो फर्स्ट टू है सबसे पहले ये कंपेयर होंगे। तो सबसे पहले ऐसा हो जाएगा, तो सबसे पहले ये दोनों कंपेयर होंगे। अब इस वाले केस में क्या है, 1 <2। 1 <2 का मतलब क्या हुआ कि ये ट्रू है, यहाँ पे ट्रू आ गया। अब कंपेयर होगा 2 <3। अब ये बुलियन है और एक नंबर है। तो जब दो डिफरेंट टाइप हम कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, टाइप कोरिजन होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। टाइप कोरिजन क्या होता है कि जो बुलियन है उसका पहले क्या होगा, टाइप कन्वर्जन होगा, बुलियन पहले नंबर में कन्वर्ट होगा। तो अगर आपको देखना है कि टाइप कोरिजन क्या होता है और किस किस ऑपरेंड्स पे कैसे कन्वर्ट होते हैं, तो ये पूरा लिंक है, आप इस लिंक पे जाके देख सकते हो कि अगर दो डिफरेंट ऑपरेंड्स होते हैं तो टाइप कोरिजन कैसे कैसे काम करता है, कि पहले कौन सा किस में कन्वर्ट होगा। इस वाले केस में क्या है, पहला नंबर बुलियन है, तो बुलियन जो है नंबर में कन्वर्ट होगा। तो ट्रू जब नंबर में कन्वर्ट होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और अगर फाल्स होता तो 0 आती। तो अब ये फाइनली ऐसा कन्वर्ट होकर ऐसा बन गया 1 <3, जो कि ट्रू है, क्योंकि 1 <3 है ही, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 3 आएगा। इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, है ना। तो फाइनली देखते हैं, इसको वापस मैं इसी स्टेट में ले आता हूँ इसको। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो ये आ गया ट्रू। ऐसे ही ये वाला केस है, इस वाले केस में भी क्या होगा, लेफ्ट एसोसिएटिव होगा। लेफ्ट एसोसिएटिव का मतलब क्या हो गया कि जब कंसोल करेंगे, जो फर्स्ट टू ऑपरेंड्स है सबसे पहले वो कैलकुलेट होंगे, वो इवेल्युएट होंगे। इस तरीके से 3 <2 ये ट्रू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ट्रू। अब ये बुलियन है और एक नंबर है, तो टाइप कोरिजन होगा। तो ट्रू ट्रू एक बुलियन है, तो ये नंबर में कैसे कन्वर्ट होगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ पे ऐसे 1 आ गया। अब 1 <1 जो कि नॉट पॉसिबल है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो इस फाइनली इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। इसको रन करते हैं, तो ये आ गया फॉल्स। Thank you for watching this video. If you like this video, so please subscribe my channel. I will put more efforts in the next video. Thank you.